बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें हमने मुख्तलिफ जो लेवल्स होते हैं उनके नाम भी पढ़ लिए थे और हमने बायो एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ा था। आज जो है हम हर एक लेवल की क्या करेंगे, वजाहत करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेवल जो होगा सब अटामिक एंड अटामिक लेवल, सब अटामिक एंड अटामिक लेवल। अब ये सबसे छोटा लेवल है, सब अटामिक जो है सबसे छोटा लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। हम छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे और बड़े की तरफ मूव करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, देखें कायनात में मौजूद जो ऑल थिंग्स हैं, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल थिंग्स, चाहे वो लिविंग हैं या नॉन लिविंग हैं, वो किससे बनी हुई हैं? मैटर से बनी हुई हैं। दुनिया में मौजूद तमाम चीज़ें मैटर से बनी हुई हैं। और ये जो मैटर है ये किससे बना हुआ है? मैटर जो है ये बना हुआ है एटम से। और ये एटम्स जो हैं ये किससे बने हुए हैं? एटम्स जो हैं ये सब अटामिक पार्टिकल से बने हुए हैं। किससे? सब अटामिक पार्टिकल्स। सब अटामिक पार्टिकल से मुराद है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कायनात में मौजूद तमाम जो चीज़ें हैं वो किससे बनी हैं जी? मैटर से बनी है, मादे से। और मैटर किससे बना है जी? एटम से बना है। और एटम भी तो किसी से बना है, किन चीज़ों से बना है? सब अटामिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कौन बना हुआ है? एटम बना हुआ है। तो ये हमारा है सब अटामिक एंड अटामिक लेवल, यानी कि मैटर को बनाएंगे एटम और एटम को बनाएंगे सब अटामिक पार्टिकल। और सब अटामिक पार्टिकल कौन कौन है जी हमारे पास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या है हमारे पास? सब अटामिक पार्टिकल होते हैं। अब इस लेवल के बाद है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। सेकंड कौन सा है जी? मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है? देखिए हमने पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स किससे बने, मिलकर बने हुए थे? वो एटम से मिलकर बने थे। ठीक हो गया, एटम ने मिलकर बायो एलिमेंट्स बनाए थे। और अब ये जो बायो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं आप कह लें, तो ये जानदारों के अंदर अलग अलग नहीं पाए जाते, सेपरेटली प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं जी? बायो एलिमेंट्स या एटम्स या तो आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए या फिर किसके ज़रिए? कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। यानी कि डिफरेंट एटम्स, एलिमेंट्स के जो डिफरेंट एटम्स हैं वो क्या होते हैं जी? आपस में आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए लिंकेज बनाते हैं, जुड़ते हैं और इस तरह से वो कंपाउंड्स बना देते हैं। और इन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स का नाम देंगे। तो क्या है जी? ये एटम्स जो हैं, ये एटम्स क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे। डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में मिलकर किसके ज़रिए मिलेंगे? आयोनिक या फिर कोवलेंट बॉन्ड के। और ये बॉन्ड आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं और मज़ीद भी आप इनको पढ़ेंगे। तो ये क्या बना देंगे जी? मॉलिक्यूल्स बना देंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे और इन्हीं कंपाउंड्स को हम मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स बने हैं ये किससे मिलकर बने हुए हैं? ये बायो एलिमेंट्स यानी बायो एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बने हुए हैं। देखिए मैं मिसाल देता हूँ एक मॉलिक्यूल की या बायो मॉलिक्यूल्स की। H2O पानी। अब ये एक मॉलिक्यूल है, बना हुआ किससा है? हाइड्रोजन से बना हुआ है ये। और किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या थे? बायो एलिमेंट थे। अब बायो एलिमेंट के एटम मिले हैं आपस में, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, तो वाटर बन गया। तो अब इस तरह ये जो मॉलिक्यूल बना है, क्योंकि ये जानदारों के लिए ज़रूरी है, जानदारों के जिस्मों में पाया जा रहा है, अब इस मॉलिक्यूल को मैं नाम दूंगा कि ये क्या है? बायो मॉलिक्यूल है, दैट इज़ बायो मॉलिक्यूल। और ये याद रखना है बायो मॉलिक्यूल जो होते हैं इनमें बॉन्डिंग की वजह से बहुत सी कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, इनकी स्ट्रक्चर में भी और इनके फंक्शन में भी, बॉन्ड की वजह से। अब ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। बायो मॉलिक्यूल की टाइप्स पर आऊँगा तो मैं ये
दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो मालिक्यूल्स और एक होते हैं मैक्रो मालिक्यूल्स। एक कौन से होंगे जी? माइक्रो मालिक्यूल्स, और दूसरे क्या होंगे जी? मैक्रो मालिक्यूल्स। जो माइक्रो मालिक्यूल्स होंगे इनका मालिक्यूलर वेट क्या होगा? लेस होगा। इनका मालिक्यूलर वेट क्या होगा? लेस होगा। यानी माइक्रो मालिक्यूल का मालिक्यूलर वेट क्या होगा? लेस मालिक्यूलर वेट होगा इनका। और जो मैक्रो मालिक्यूल है इनका मालिक्यूलर वेट क्या होगा? मोर होगा, यानी ज़्यादा होगा इनका मालिक्यूलर वेट। अब ये आपने याद रखना है कि ऐसा मालिक्यूल जिसका जो वेट है, मालिक्यूलर वेट, वो अगर 1000 डाल्टन से कम होगा तो वो माइक्रो मालिक्यूल्स होता है, और अगर 1000 हो या 1000 डाल्टन से ज़्यादा हो तब वो क्या होगा? मैक्रो मालिक्यूल्स कहलाएगा। अब ये जो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। मैक्रो मालिक्यूल की मिसाल हमारे पास हो गया जी वाटर, ग्लूकोज, ये सारे क्या हैं? माइक्रो मालिक्यूल हैं। और मैक्रो मालिक्यूल्स की एग्जांपल अगर लिखूं तो मैं स्टार्च, स्टार्च क्या है आपको पता है? कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है, ये आलू वगैरह में पाया जाता है। प्रोटीन वगैरह हो गई, ये क्या है? मैक्रो मालिक्यूल की एग्जांपल हैं। ये जो क्लासिफिकेशन थी बायोमॉलिक्यूल्स की, ये किसकी बुनियाद के ऊपर थी? मालिक्यूलर वेट की बुनियाद के ऊपर थी। अब एक और क्लासिफिकेशन है जी मालिक्यूल्स की या बायोमॉलिक्यूल्स की, किसकी बुनियाद के ऊपर? उनमें मौजूद एलिमेंट की बुनियाद के ऊपर भी टाइप्स हैं बायोमॉलिक्यूल्स की। और वो कौन कौन से हैं जी? एक हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और दूसरे हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जी। तो एक होंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एक होंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हों तो वो क्या होंगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद ना हों तो वो क्या कहलाएंगे? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। मिसाल अगर आप इसकी देखना चाहें तो हमारे पास जो पानी है वो क्या है? एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की अगर आप मिसाल को देखना चाहेंगे तो उसकी मिसाल आप ग्लूकोज कह सकते हैं, C6H12O6। ग्लूकोज एक क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की टाइप है, क्योंकि ये दोनों एक साथ मौजूद हैं। तो ये हमारा था जो बायोमॉलिक्यूल्स की टाइप्स हैं, किसकी बुनियाद के ऊपर? एक मालिक्यूलर वेट की बुनियाद के ऊपर, और दूसरा उनमें मौजूद एलिमेंट या एटम्स की बुनियाद पर। ये इनकी क्या है हमारे पास? टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अब एक जानदार जो होता है वो कोई हजारों किस्म के बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। उनमें माइक्रो मॉलिक्यूल भी होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। चंद एक अब जानदार में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। अब जानदारों में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कुछ एग्जांपल देखें। फैट्स यानी चर्बी को बनाने वाले ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लिपिड्स के। ग्लिसरॉल, ये भी लिपिड बनाने में क्या होते हैं? यूज होते हैं। प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हो गई। ठीक हो गया। तो इधर हमारा जो है मॉलिक्यूलर लेवल क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो हमने क्या पढ़ा? पहले सब एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल। इसमें हुआ क्या है जी? सब एटॉमिक पार्टिकल ने एटम को बनाया है और एटम ने एलिमेंट बनाकर फिर क्या बनाए हैं? मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। और मॉलिक्यूल्स की टाइप्स हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, अब इसको आपने समझना है। अब मैंने आपको पहले भी कहा था जो पीछे वाला होगा वो आगे वाले लेवल को बना रहा होगा। जब जैसे सब अटामिक ने किसको बनाया? अटामिक को बनाया। अटामिक ने मॉलिक्यूलर बनाया। अब मॉलिक्यूलर कौन बनाएगा? ऑर्गेनेली लेवल बनाएगा। और ऑर्गेनेली आगे जाकर क्या बना देगी? सेल लेवल बना देगी। तो इसमें आपने ये समझना है कि कई किस्म के जो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक पार्टिकुलर वे में अरेंजमेंट करते हैं
और क्या बना देते हैं जी, ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। तो क्या होगा जी, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स ये क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, अरेंजमेंट करके ये क्या बना देंगे जी, ऑर्गेनेली बना देंगे। और ऑर्गेनेली जब आपस में मिलेंगी तो वो क्या बना देंगी, सेल बना देंगी। अब ऑर्गेनेलीज क्या हैं, ऑर्गेनेलीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनेलीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनेलीज जो है वो सब सेलुलर साख्तें होती हैं, सब सेलुलर यानी सेल के अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी साख्तें। जैसा कि मैं ये सेल बनाऊं, इसमें ये न्यूक्लियस, इसमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया इस तरह का, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सारी ऑर्गेनेली हैं। और ये ऑर्गेनेली जब मिलेंगी तो वो क्या बना देंगी, सेल बना देंगी। अब ये आपने याद रखना है, कुछ जानदार जो है वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, यूनिसेलुलर कहलाते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया। और कुछ जानदार जो है वो ट्रिलियन सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे फंजाई हो गई, प्लांट्स हो गए और एनिमल्स वगैरह हो गए। अब हम ये देखते हैं कि ये जो सब सेलुलर साख्तें होती हैं, ऑर्गेनेलीज जो हैं, ये अपने काम के लिहाज से बहुत मखसूस होती हैं। अब एग्जाम्पल क्या है हमारे पास ऑर्गेनेलीज की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम हो गया, और भी कई तरह की ऑर्गेनेलीज हैं जो कि अपना अपना काम कर रही होती हैं। और ये आपने याद रखना है कि ऑर्गेनेली की जो मिसाल है, ऑर्गेनेली जो है वो क्या करती है, स्पीक्स द वर्ड डिवीजन ऑफ लेबर विदिन द सेल। ये क्या करती है जी, डिवीजन ऑफ लेबर विधन सेल, यानी सेल के अंदर काम के तकसीम की मिसाल है। जैसे हम कोई मजदूर लगाते हैं कोई मकान बनाने के लिए, तो मुख्तलिफ जो मजदूर हैं वो अपना अपना काम करते हैं और इस तरह हमारा मकान तैयार हो जाता है। इसी तरह सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो अपना अपना काम करेंगी और वो पूरे सेल का क्या बन जाएगा, काम बन जाएगा। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स वो जानदार जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, लेस ऑर्गेनेलीज होती हैं। क्या होती हैं, लेस ऑर्गेनेलीज, यानी इनमें ऑर्गेनेलीज की तादाद बहुत कम होगी क्योंकि ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। और यूकैरियोट्स में वाज़ेह न्यूक्लियस होता है, इनमें ऑर्गेनेलीज की तादाद ज़्यादा होती है, तकरीबन 1 दर्जन तक ऑर्गेनेली होती है यूकैरियोटिक सेल में। अब ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क क्या है। तो इसमें पहले मैं लिख लूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो यूकैरियोट्स में क्या होगा जी, मोर ऑर्गेनेलीज होंगी। प्रोकैरियोट्स में वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोट्स में वाज़ेह न्यूक्लियस होता है। अब ये देखें कि वाज़ेह न्यूक्लियस से क्या मुराद है। वाज़ेह न्यूक्लियस से मुराद है, इसको मैं इस तरह समझा देता हूँ कि ये मैंने एक सेल बनाया है, उसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम मौजूद हैं और इन क्रोमोसोम को इस मेम्ब्रेन ने घेरा हुआ है, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो ये है वाज़ेह न्यूक्लियस, जो कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है। और यूकैरियोट्स की एग्जांपल फंजाई, इंसान, जानवर, पौधे हो गए वगैरह। और अगर प्रोकैरियोट्स जानदार होगा तो उसमें क्या होगा, ये वाली मेम्ब्रेन बिल्कुल भी नहीं होगी और उनका जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ होगा। तो उस न्यूक्लियस को मैं क्या कहूँगा, गैर वाज़ेह न्यूक्लियस का नाम दूंगा। और वो किसका करैक्टर है, प्रोकैरियोट्स का करैक्टर है, यानी बैक्टीरिया वगैरह का वो करैक्टर है। तो हमने इस लेवल में क्या पढ़ा कि माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल ने अरेंजमेंट की तो ऑर्गेनेली बना दी, और ऑर्गेनेली अरेंजमेंट करेगी तो वो क्या बना देगी, सेल बना देगी। समझ आ गई इसकी। तो सेल जो है आपको पता है ये ज़िंदगी की क्या है, बुनियादी इकाई है जी। तो हमारे पास अब नेक्स्ट जो लेवल आएगा वो कौन सा आएगा जी, हमारे पास टिश्यू लेवल। कौन सा है जी, टिश्यू लेवल। हमने देखा सब एटॉमिक लेवल ने एटॉमिक को बनाया, एटॉमिक ने बनाया मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर ने बनाया ऑर्गेनेली, और ऑर्गेनेली क्या बनाएगी, सेल लेवल बनाएगी, और सेल आगे जाकर क्या बनाएगा, टिश्यू लेवल।
अब टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू जो होते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। इसकी तारीफ क्या होगी जी? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, या फिर मैं आपकी बुक वाली डेफिनेशन कर देता हूं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट्स और बंडल्स टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। यानी सिमिलर सेल्स का ये ग्रुप होगा जो कि अपने आप को अरेंजमेंट करेगा। किस में अरेंजमेंट करेगा? दो चीज़ों में कर सकता है, लूज शीट्स में। लूज शीट से क्या मुराद है? यानी फैली हुई शक्ल में, फैली हुई शक्ल में अपने आप को अरेंजमेंट करेगा, या फिर बंडल की शक्ल में, बंडल की शक्ल में यानी क्लोज फॉर्म में अपने आप को क्या करेगा? अरेंजमेंट करेगा। और वो किस लिए अरेंजमेंट करेगा? ताकि किसी एक काम को परफॉर्म किया जा सके। इसे मैं क्या कहूँगा? टिश्यू कहूँगा। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट्स और बंडल टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। इसे मैं क्या कहूँगा? टिश्यू कहूँगा। और ये याद रखना, टिश्यू हमेशा 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 मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होंगे, यूनी में कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो बना हुआ एक सेल से होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जबकि मल्टी सेलुलर जो है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब इनकी एग्जाम्पल क्या हैं जी? टिश्यूज़ की एग्जाम्पल जो हैं हमारे पास जी, मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ हैं, और मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ क्या करते हैं? मुख्तलिफ तरह का क्या करते हैं? काम करते हैं। अब एग्जाम्पल देखें, पहला है जी मसल टिश्यू। मसल टिश्यू ये क्या करते हैं? एनिमल टिश्यू की एग्जाम्पल है, और ये सेक्रीशन का मूवमेंट पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि हरकत पैदा करने के लिए क्या होंगे? मसल टिश्यू इस्तेमाल होंगे। उसके बाद है जी ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होते हैं जी? ये भी एनिमल टिश्यू की टाइप हैं, और इनका काम क्या है? ये सेक्रीशन करते हैं, यानी किसी चीज़ को ये खारिज करेंगे, कोई रतूबत वगैरह को क्या करेंगे? खारिज करेंगे। इनके बारे में हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास जाइलम टिश्यू, और ये बहुत फेमस टिश्यू हैं, ये प्लांट के टिश्यू हैं, आपको पता है पानी की ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं। और आखिरी आपकी बुक में जो है वो क्या है? फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू आपको पता है इसका काम क्या है कि ये खुराक वगैरह की क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन आपकी बुक में इन्होंने साथ में प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट भी लिखी है। बिल्कुल, प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट में भी क्या होता है? फ्लोएम का किरदार होता है। अगर मैं फ्लोएम की स्ट्रक्चर पे ऊपर जाऊंगा तो इसमें साइड सेल और कंपेनियन सेल्स होते हैं, और कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो प्रोटीन वगैरह बनाकर साइड सेल्स वगैरह को दे रहे होते हैं, तो इस तरह प्रोटीन की मूवमेंट भी हो रही होती है। तो जाइलम का टिश्यू का काम क्या है जी? ये क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या करेगा? वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा। और फ्लोएम क्या करेगा? फूड और प्रोटीन को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।